स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। करीबा झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आयतन के संदर्भ में यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय है। 2. यह जाम्बिया और अंगोला की सीमा पर स्थित है। 3. चेटे और चिनंका द्वीप कैरिबा झील में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। करीबा झील आयतन के संदर्भ में कैरिबा झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय है, अतः कथन 1 सही है। यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर हिंद महासागर प्रवाह के विपरीत में लगभग 1300 किलोमीटर दूर स्थित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। चेटे और चिनंका द्वीप कैरिबा झील में स्थित है। चिनंका निजी स्वामित्व वाला द्वीप है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन वेस्टमेड पहल का सदस्य नहीं है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी इटली, डी माल्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वेस्टमेड पहल पश्चिमी भूमध्य सागर में नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए वर्ष 2017 में वेस्टमेड पहल शुरू की गई थी। इसमें यूरोपीय संघ के 5 देश अर्थात फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और माल्टा और 5 दक्षिणी साझेदार देश अर्थात अल्जीरिया, लीबिया, मोरिटानिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया शामिल है, अतः विकल्प ए सही है। इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं: एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित समुद्री क्षेत्र, एक स्मार्ट और अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था, समुद्र का बेहतर प्रशासन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूलतः हिंदी में की थी। 2. इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला में की थी। पूरे गीत में 5 छंद हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह पहली बार वर्ष 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, अतः कथन 2 सही है। 28 फरवरी 1919 को टैगोर ने पूरे बंगाली गीत का अंग्रेजी अनुवाद लिखा और इसका शीर्षक रखा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में अनुवाद का अनुरोध मदनपल्ले स्थित बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज के डॉक्टर कजिन्स द्वारा किया गया था जब टैगोर कॉलेज के दौरे पर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आर्थिक और हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना। 2. साइबर तथा उन्नत प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम करने में सहायता करना। 3. पर्यावरण, कला, पुराकालीन वस्तुओं एवं विरासत का संरक्षण करना। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के विजन में शामिल है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत का प्रमुख अन्वेषण पुलिस अभिकरण है। सीबीआई का विजन निम्नलिखित पर केंद्रित है: सूक्ष्म अन्वेषण एवं अभियोजन के माध्यम से लोक जीवन में भ्रष्टाचार के साथ आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना, साइबर एवं उन्नत प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम में मदद करना, मानवाधिकारों की रक्षा करने के साथ पर्यावरण, कला, पुराकालीन वस्तुओं एवं विरासत का संरक्षण करना, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे अंतर्राज्यीय परिषद की अनुशंसा पर अधिनियमित किया गया था। 2. यह सरकार को आतंकवादी कृत्यों के संदर्भ में व्यक्तियों की जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करता है। 3. मूलतः इस अधिनियम में आतंकवाद का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 इसे राष्ट्रीय एकता परिषद की अनुशंसा पर अधिनियमित किया गया था, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में देश का विभाजन करने वाली समस्याओं के समाधानों का पता लगाने हेतु की गई थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह अधिनियम सरकार को आतंकवादी कृत्यों के लिए व्यक्तियों की जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के साथ ही किसी संगठन को विधि विरुद्ध अथवा आतंकवादी संगठन एवं किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है।
मूलतः इस अधिनियम में मुख्य रूप से अलगाववादी क्रियाकलापों से संबंधित प्रावधान थे जिसमें आतंकवाद का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अंतर धार्मिक युगलों के बीच विवाह से पहले पति या पत्नी में से किसी एक को दूसरे का धर्म अपनाना आवश्यक है। 2. विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अंतर धार्मिक युगलों के बीच धर्म परिवर्तन किए बिना विवाह की अनुमति दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में नागरिक विवाह से संबंधित प्रावधान है जिसके तहत अंतर धार्मिक युगलों के बीच विवाह को मंजूरी दी गई है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अंतर धार्मिक युगलों के बीच विवाह से पहले पति या पत्नी में से किसी एक को दूसरे का धर्म अपनाना आवश्यक है, अतः कथन 1 सही है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतर धार्मिक या अंतर जाति युगलों के बीच धार्मिक पहचान को छोड़े बिना या धर्मांतरण किए बिना विवाह को स्वीकार किया गया है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, इटली निम्नलिखित में से किस जल निकाय से घिरा हुआ है? 1. एड्रियाटिक सागर, 2. टायरहेनियन सागर, 3. भूमध्य सागर, 4. बोथनिया की खाड़ी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इटली एक बूट के आकार का प्रायद्वीप है जो दक्षिण यूरोप से एड्रियाटिक सागर, टायरहेनियन सागर एवं भूमध्य सागर तक विस्तृत है। उत्तर में इटली की सीमा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवेनिया देशों से लगती है। आल्प्स देश के शीर्ष पर विस्तृत है और साथ ही यहाँ लंबी, दीर्घ एवं तीक्ष्ण हिमनद झीलें हैं। आल्प्स के पश्चिमी छोर से एपेनाइन पर्वत संपूर्ण प्रायद्वीप के दक्षिण में फैले हुए हैं। बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गिग इकोनॉमी की प्रमुख विशेषता है? ए. कार्यबल अल्पकालिक लचीले कार्यों में लगा हुआ है जिन्हें अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। बी. कर्मचारियों को व्यापक लाभों के साथ दीर्घकालिक पूर्णकालिक अनुबंधों पर नियोजित किया जाता है। सी. गिग इकोनॉमी में काम करने वाले आमतौर पर यूनियनबद्ध होते हैं और उन्हें मानकीकृत वेतन मिलता है। डी. पारंपरिक कर्मचारियों की तुलना में श्रमिकों को कम लचीलापन मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गिग इकोनॉमी, इसमें मानक दीर्घकालिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर आय अर्जित करने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। कार्यबल अल्पकालिक लचीले कार्यों में लगा हुआ है जो प्रायः डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सुगम होते हैं। पारंपरिक कर्मचारियों के विपरीत गिग इकोनॉमी के श्रमिकों के पास सुरक्षा, भत्ते और कर्मचारी लाभों का अभाव होता है जो पूर्णकालिक कर्मचारी होने के साथ आते हैं। गिग वर्कर्स को अधिक लचीलापन मिलता है। उन्हें स्वतंत्र कर्मचारी माना जाता है जो अपने शेड्यूल और रुचि के आधार पर दूसरी नौकरियां कर सकते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह नदी नेपाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। 2. यह ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है। 3. भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तिस्ता नदी यह सिक्किम में एक ग्लेशियर झील खांगचुंग छो से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है, अतः कथन 2 सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। यह वर्ष 1947 से ही संघर्ष में उलझा हुआ है जब तिस्ता के जलग्रहण क्षेत्र भारत को आवंटित किए गए थे, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें जिसमें एक तरफ बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास और दूसरी तरफ मेजबान देश दिए गए हैं। 1. पिच ब्लैक संयुक्त राज्य अमेरिका, 2. रेड फ्लैग चीन, 3. तरंग शक्ति भारत। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास
अभ्यास पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। युद्ध अभ्यास आमतौर पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और टिंडल में RAAF ठिकानों पर होता है, इसलिए युग्म 1 सही नहीं है। अभ्यास रेड फ्लैग की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाती है। इसे वर्ष में 4 बार अमेरिकी वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, इसलिए युग्म 2 सही नहीं है। तरंग शक्ति भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है, इसलिए युग्म 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका आयोजन यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया था। 2. ब्रिक्स के किसी भी सदस्य ने शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।